जी, आप सबका स्वागत है एक बार फिर। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हो। मैं यहाँ प्रॉम्प्टर पे फिर आपके प्रश्न अगर अभी देख नहीं पा रहा हूँ, अगर कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हो उसके बारे में। चलिए, अगर हम एक त्वरित पुनरावलोकन करें जो कल नहीं आ पाए हों किसी भी कारण से, उनके लिए कि कल हमने बात की कि अर्थव्यवस्था है क्या। पहले तो आपको ये समझना बहुत जरूरी था कि जो टॉपिक है ये आप जीएस के लिए करने वाले हो, इसकी उपयोगिता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते इसमें। अर्थशास्त्र तो एक बड़ा विषय है, पूरा एक लोग उसमें 3 साल और 5 साल लगाते हैं। यहाँ पर हमारा अभिप्राय सिर्फ इस बात से होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है और उसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसका क्या स्थान है, उसके लिए चुनौतियां और अवसर क्या हैं, इसके बारे में आप यहाँ पढ़ते हो। मैंने आपको बताया था कि जो प्रमुख परीक्षा है उसमें लगभग 130 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है थर्ड पेपर में, तो जो आपका थर्ड पेपर है, और जो है एक निबंध भी मिल सकते हैं आपको उससे संबंधित। और प्रीलिम्स की जो परीक्षा है उसमें 15 से 20 क्वेश्चन औसतन अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स या भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी, जो भी बोलना चाहें आप, उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। और अधिकांश क्वेश्चन या तो शब्दावली आधारित होते हैं या करंट अफेयर्स आधारित होते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था। हालांकि मैंने कहा कि आंकड़ा 20 से कभी बढ़ भी सकता है, कभी 20 से थोड़ा कम भी रह सकता है, लेकिन रेंज में 15 से 20 बोलूंगा। अगर आप प्रीलिम्स में इनको कर पाते हो, क्योंकि अच्छी बात ये होती है कि जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप आगे पढ़ोगे और देखोगे, वो उनकी प्रवृत्ति थोड़ी सरल से मध्यम में रखते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इकोनॉमिक्स में, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करते कि जो है बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया है, बहुत क्लोज ऑप्शनल्स रख दिए। तो ये एक फ़ायदा होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अगर आपका इंडियन इकोनॉमी वाला सेक्शन, जो भारतीय अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन ठीक से तैयार है, तो आप इन 15-20 में से आराम से, अगर 20 क्वेश्चन को मान के चलें तो 20 में से आप आराम से 12-13-14 क्वेश्चन कर पाते हो, जो एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो है मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जब हम बात करते हैं स्रोतों की, तो कैसे 11-12 की एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया कि किस प्रकार से जो आपको नोट्स दिए गए हैं, जो क्लासरूम में बातें होंगी, वो थोड़ी सी उस पर ध्यान दीजिए। पुस्तकों को मैंने आपको कहा आपके पास होनी चाहिए, पर चूंकि आपके पास यहाँ पे समय कम होता है इस इम्तिहान में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ऐसे में पुस्तकों को सिर्फ एक संदर्भ की तरह रखिए कि जब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है या कुछ और अतिरिक्त पढ़ने की ऐसी जिज्ञासा हुई है, तब आप उनको देखें। वैसे आपके नोट्स और क्लासरूम डिस्कशन से काफ़ी कुछ हो जाएगा, बशर्ते आप रोज कम से कम अर्थ जगत जो आता है न्यूज़पेपर में, जो भी डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, नवभारत टाइम्स पढ़ रहे हैं, अमर उजाला पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें एक पेज अर्थ जगत का होता है, उसको जरूर पढ़ा करिए। उससे रटिएगा मत, उसके नोट्स मत बनाइएगा, लेकिन हाँ एक अंदाजा होना चाहिए कि अच्छा ये खबरों में चल रहा है आजकल। नोट्स कैसे बनाएं इसके बारे में थोड़ी सी मैंने आपसे बात की थी कि विशेषकर अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक्स में, क्योंकि इसमें नई नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं, डायनेमिक है सेक्शन। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है पेज के दोनों तरफ जगह छोड़ के रखिए, अपना जो आप पढ़ाया जा रहा है उसको लिखिए वहाँ पर, और उसके बाद जो है आप साइड में जो आपने जगह छोड़ी हो, कुछ भी उससे संबंधित, मान लीजिए बैंकिंग है, बैंकिंग संबंधित कुछ भी न्यूज़ आई है, आप उसको वहाँ ऐड कर सकते हो। कहीं कोई बढ़िया लाइन मिल गई है मेंस के लिहाज से, उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई अच्छी परिभाषा मिल गई, तो इस तरीके से जब आप रिवाइज करोगे तो आपके नोट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। मैंने आपको रिसेंसी इफेक्ट की बात की थी कि इम्तिहान के कुछ दिन पहले जो पढ़ा जाता है वही ज़्यादा काम आता है, और उसमें आपके नोट्स फिर बहुत सहयोगी हो जाते हैं। इसकी हमने बात की थी। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि मुख्य सिलेबस में टॉपिक्स क्या क्या हैं। उसमें मैंने आपको बताया एक टॉपिक जो है मूलभूत अवधारणाएं क्या हैं, अर्थशास्त्र के बारे में बात हुई। दूसरा टॉपिक जो है उसमें आप देखते हो कि किस प्रकार से जो है नियोजन इत्यादि किया जा रहा है। भारत की बैंकिंग प्रणाली क्या है, तो उसमें बैंकिंग, मुद्रा और मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, स्टॉक मार्केट और सेबी इत्यादि के बारे में है। लोक कल्याणकार कैसे, लोक कल्याणकारी नीतियाँ क्या है, कृषि और जो है जगत की क्या बातें हैं, सर्विस सेक्टर्स में क्या क्या है, अवसंरचना में क्या है, इन सब के बारे में जानकारी, मतलब क्षेत्रगत जानकारी। और उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसके क्या क्या भुगतान संतुलन के क्या क्या घटक हैं। तो मैंने आपको एक खांचा दिया सिलेबस का, पाठ्यक्रम का, जो विगत वर्षों के जो है उस पर आधारित है।
अनुभवों पर जो पिछले वर्ष के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो पिछले मेंस में क्वेश्चंस आए, उनको आधारित करते हुए आप एक खांचा बना सकते हो कि ये मुख्य मुख्य टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना होता है। इसके अलावा मैंने आपको एक उपयोगिता बताई थी कि घटना चक्र जैसी किताब जो जिसमें पिछले वर्ष के उस टॉपिक पर संबंधित तमाम प्रश्न, चाहे वो स्टेट सर्विसेज में आए हों, चाहे वो जो है यूपीएससी में आए हों, वो एक जगह कर देने से अभ्यास अच्छा होता है और वो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जितना आप अभ्यास करते जाओगे उतना आप अपने को उस विषय में सहज पाते हो। तो ये एक चर्चा हुई थी कि हाँ क्या क्या संदर्भ है कि वेबसाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कम से कम आरबीआई जो है उसकी वेबसाइट, इसके अलावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की वेबसाइट और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इसकी वेबसाइट पे यदा कदा आपको जाना चाहिए। हालांकि मैंने आपको ये आगाह भी किया था कि उन वेबसाइट्स पर जाने के बजाय जो आपको मटेरियल दिया जाता है वही पर्याप्त होगा अगर आप उन मटेरियल को ही देख लोगे, क्योंकि उन मटेरियल को बनाते समय इन सभी वेबसाइट्स का रेफरेंस लिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि महीने में जो करंट अफेयर्स आती है उसमें एक सेक्शन इकोनॉमी का होगा, उसको जरूर पढ़ें ध्यान से और कोशिश करें कि आपके नोट्स में वो चीजें ऐड भी होती चलें। तो उससे क्या होगा कि आपको जो है जब रिवाइज करेंगे तो सारी चीजें एक साथ रिवाइज हो जाएंगी। तो इतनी सारी बातें हमने की थी। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है तो जरूर पूछ सकते हैं आप, क्योंकि मैं यहाँ कोई प्रश्न देख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछना बहुत जरूरी होता है, वहां से फिर बात आगे निकलती है। चलिए खैर, कल तो बात सिलेबस की थी तो हो सकता है आपके मन में ऐसी कोई जिज्ञासा बची ना हो। आगे बढ़ते हुए हम बात करें, आज हम शुरू करेंगे फिर अर्थशास्त्र है क्या। पहले थोड़ी बात अर्थशास्त्र की कर लेते हैं, फिर आएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर। अर्थशास्त्र क्या है, इसके जो मूलभूत शब्द हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर आएंगे जो है कैसे राष्ट्रीय मापन किया जाता है, उसके क्या घटक होते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है। अब जब हम कल आप जान गए थे कि आपकी क्लास आज अर्थशास्त्र की होने वाली है, इकोनॉमिक्स की आपकी क्लास होने वाली है, तो कहीं ना कहीं मन में एक जिज्ञासा आई होगी कि ये होता क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं ये लोग। क्या ये पैसे के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं? ऐसा नहीं, अर्थशास्त्र में सिर्फ पैसे के बारे में नहीं पढ़ा जाता, वो तो उसका एक छोटा सा घटक हुआ जिसको आप बोलते हो बैंकिंग और वित्तीय मध्यस्थ। तो अर्थशास्त्र में करते क्या, सिर्फ पैसे के बारे में बात होती है? नहीं। तो क्या सिर्फ उत्पादन के बारे में बात होती है? नहीं। क्या है अर्थशास्त्र फिर? एक छोटे से मैं उदाहरण से अगर आपको शुरू करूं कि अर्थशास्त्र होता क्या है, ये विषय क्या है, इस विषय में लोग पढ़ते क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण विषय है ये यूपीएससी के लिहाज से और वैसे भी सामान्यतः क्या करता है ये विषय, क्या पढ़ते हैं इसमें लोग। एक छोटे से उदाहरण से मैं अगर अपनी बात रखूं कि अर्थशास्त्र क्या है। मान लीजिए कि आप हैं, मैं हूं, अभी हम इस समय ऑक्सीजन ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन ब्रीदिंग कर रहे हैं हम लोग, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन भी अंदर जा रही है। ये ऑक्सीजन का लेना छोड़ना, क्या ये कोई अर्थशास्त्र की प्रक्रिया है? इसका अर्थशास्त्र में आकलन होना चाहिए? हम इस अधिकांश लोग कहेंगे नहीं, ये अर्थशास्त्र का मामला नहीं है। सांस लेना छोड़ना तो सामान्य प्रक्रिया, इसमें कहाँ अर्थशास्त्र, ऑक्सीजन ले रहे हैं ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, इसमें कहाँ अर्थशास्त्र आ गया। लेकिन ईश्वर ना करे अगर मुझे यही ऑक्सीजन किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से लेना पड़े, तब ये अर्थशास्त्र का मसला होगा, उसकी कुछ कीमत होगी, उसका कुछ चार्ज होगा, उसका कुछ घटक होंगे, तब आप कहेंगे कि अब ये अर्थशास्त्र का मसला है। यहीं से वो कहानी शुरू होती है जहां एडम स्मिथ ने एक परिभाषा देने की कोशिश की कि फिर अर्थशास्त्र है क्या। मैं एक नाम ले रहा हूं यहां पर, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत चर्चित पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है द नेचर, पहले सुन लीजिए फिर इसको जो आवश्यक है उसको हम लिखेंगे। द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। बहुत चर्चित पुस्तक है ये एडम स्मिथ की, द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से किसी भी राष्ट्र की संपदा बनती है, राष्ट्र संपदा कैसे बनाता है, संपदा निर्माण कैसे करता है। द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ क्रिएशन, ये एक एडम स्मिथ की बहुत फेमस बुक है, बड़ी बल्कि बुक है, वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानी जाती है। कुछ लोग आपको वेल्थ ऑफ नेशंस बोलते मिलेंगे, वो भी ठीक है। एडम स्मिथ ने इनको, जिनको फादर कहा जाता है इकोनॉमिक्स का, इन्होंने एक परिभाषा देने की कोशिश की कि फिर इकोनॉमिक्स है क्या। तो मैंने आपको बताया कि जब मैं ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन ले रहा हूं तो वहां पे स्रोत लिमिटेड है। तो यहां पर उन्होंने एक बात कही थी, पहले उस परिभाषा को थोड़ा देख लेते हैं, उसके घटकों को, फिर उसी के सहारे आगे बढ़ेंगे एक एक चीजों को समझते हुए। एडम स्मिथ ने कहा कि क्या है ये। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र
सिर्फ अभी सुनिए इस बात को आप, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विषय है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति से मांग एवं आपूर्ति, उत्पादन एवं विनिमय, वैज्ञानिक पद्धति से मांग एवं आपूर्ति, उत्पादन एवं विनिमय तथा आकलन एवं नियोजन या प्रबंधन, आकलन एवं नियोजन। अब यहां पे देखिए, इसे मैं कह रहा हूं, पहले सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, एक सामाजिक विषय जिसमें वैज्ञानिक पद्धति से उन वस्तुओं का, इसको बाद में ऐड करना उचित रहता, उन वस्तुओं का या की मांग एवं आपूर्ति, उत्पादन एवं विनिमय तथा आकलन एवं नियोजन का विश्लेषण किया जाता है, जिनके स्रोत सीमित हों। अब देखिए, एक लाइन में बड़ी अच्छी कोशिश की एडम स्मिथ ने। देखिए, आपको यहां पे परिभाषा रटनी नहीं है, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार आप चीजों को समझ लेंगे तो आप परिभाषा खुद लिख लेंगे। आपसे ये कभी नहीं कहा जाएगा कि एडम स्मिथ की परिभाषा कोट एंड कोट में बताइए, अक्षरशः बताइए। आपको सिर्फ उसके घटकों को समझना है। जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन जब मैं अस्पताल में ले रहा हूं तो वो स्रोत लिमिटेड है, तो यहां वो कह रहे हैं कि जो स्रोत सीमित हो। अब या तो वो आज सीमित है या निकट भविष्य में सीमित होने वाले हैं, दोनों बातें। जैसे धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भी निकट भविष्य में सीमित होने वाला है। बहुत तमाम ऐसे देश हैं, मैंने सुना है बीजिंग में बाकायदा